बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आज भी हम क्रिकेट पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि आप ब्रेकिंग न्यूज़ में सारी चीज़ें पहले ही सुन चुके हैं तो हमारे लिए बचा नहीं, लेकिन जो कुछ भी हम टेक्निकल चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब, जिनसे हम बात करेंगे और एक दो टेस्ट क्रिकेटर्स को भी ऑनलाइन लेंगे, क्योंकि आपने सूरत हाल तो देख ली ब्रेकिंग न्यूज़ में कि 3 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान की गिरफ्त इस टेस्ट मैच पर मजबूत है। और लगता यही है कि ये टेस्ट मैच कल तीसरे दिन अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। और जिस तरह की पिच तैयार की गई थी और इस पिच को इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी हाइप मिली कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैन जो फैक्ट्रियों में पंखे इस्तेमाल होते हैं वो पंखे इस्तेमाल हुए, हीटर लाए गए और पिच को खुरदुरा किया गया ताकि इस पिच पर ज़रा सी भी कोई मौका न रहे फास्ट बॉलर्स के लिए। उसके बावजूद आपने देखा कि कल गस एटकिंसन ने कामरान गुलाम की विकेट हासिल की, लेकिन हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी बैटिंग जो लोअर ऑर्डर बैटिंग है। जिस तरह से आज सऊद शकील ने सेंचुरी स्कोर की, चौथी उनकी सेंचुरी है, पाकिस्तानी सरजमीन पर यह उनकी तीसरी सेंचुरी है। इससे पहले वो रावलपिंडी में भी एक और सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ बना चुके हैं और एक सेंचुरी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में बनाई थी, फिर श्रीलंका में एक डबल सेंचुरी बनाई। तो सऊद शकील ने जिस तरह की बैटिंग की, वरना ऐसा लग रहा था जब पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम की इनिंग्स जल्द सिमट जाएगी और इंग्लैंड लीड लेगा। लेकिन क्रिकेट गैर यकीनी इत्तफाकात का खेल है और क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद फेंक दी जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगरचे इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कल इंग्लैंड कोलैप्स हो जाएगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि कल पाकिस्तान पहले ही सेशन में सारे आउट कर लेगा। बहुत सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ रिशाद महमूद साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बड़ा इनका वसी तजुर्बा है क्रिकेट का। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। अगर आप इस टेस्ट मैच के हवाले से अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। 021-3580-4224 और ये नंबर आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम जो है वो स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। मुख्तसर बात कीजिएगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं रिशाद महमूद साहब से। रिशाद साहब, जिस तरह की सिचुएशन आखिरी सेशन में 5 विकेटें गिरी, जिनमें 3 विकेटें इंग्लिश टीम की थी, 77 रन की लीड कंसीड की इंग्लैंड ने और अब उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, तो क्या देखते हैं? और तीनों टॉप के बैट्समैन ज़ाक क्रॉली, बेन डकेट और ऑली पॉप। तो अब आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया है टेस्ट मैच? जी हाँ, यकीनन आ गया है। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि बड़ी ही वैल्यूएबल जो एक लीड मिली पाकिस्तान को, जो टेल एंडर्स में, और हमारा इस वक्त तो लोअर मिडिल ऑर्डर ही ज़्यादा क्लिक कर रहा है, तो उनकी वजह से जो लीड मिली पाकिस्तान की, वो मेरे ख्याल है उसका प्रेशर बहुत डेफिनेटली इंग्लैंड पर आया है। और स्पिन पिच है, इस पर इंग्लैंड वाले इतनी महारत नहीं रखते, तो वो सारी चीज़ें जो हैं कंबाइन होकर मेरे ख्याल इंग्लैंड वाले काफ़ी अंडर प्रेशर में हैं इस वक्त। और मैं समझता हूं कि कम चांसेस हैं कि इंग्लैंड बचा सके। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हावी हो सकता है, क्योंकि अभी भी 63 रन पीछे हैं वो उनकी और 3 विकेटें उनकी 24 रन पे गिर चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और स्पिनर्स दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जाहिद महमूद भी हैं और भी। तो पाकिस्तान की यानी मैं समझता हूँ ग्रिप बहुत मजबूत है और एक सीरीज जीतने के बड़े अरसे के बाद काफ़ी इम्कानात नज़र आ रहे हैं, जो एक बड़ा खुशाइन बात। जो स्ट्रेटेजी प्लान की उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि हमने यही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेला, 4 पेसर्स हमने खिला दिए पहले टेस्ट मैच में, हम पहला भी हार गए, दूसरे टेस्ट मैच में हमने स्पिनर डाला, वो टेस्ट मैच भी हार गए। जी हाँ। लेकिन अब और मुल्तान में भी जिस तरह की हमने स्ट्रेटेजी प्लान की थी कि हमने पेसर खिला दिए थे और मुल्तान में भी हम नाकाम रहे, इस स्ट्रेटेजी को कैसे देखते हैं जो आकिब जावेद एंड कंपनी ने अडॉप्ट की है? जी जनाब, मैं तो बहुत सराहूंगा इसको कि बिल्कुल आप समझिए कि टर्न अराउंड है, 180 डिग्री का टर्न अराउंड है, जिसको मैं बहुत सराहूंगा। क्योंकि देखिए अब जब से T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान की बदतर परफॉर्मेंस थी काफ़ी, उसमें ये कहा जा रहा था कि एक सर्जरी होगी, काफ़ी प्लेयर्स चेंज किए जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि वही सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। जब तक आप तब्दीली नहीं करेंगे, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मेंस को चांस नहीं देंगे, तो आप कैसे ये पता चलेगा कि उनमें क्या सलाहियतें हैं? कामरान गुलाम को दिया इन्होंने, नुमान अली 17 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, डेब्यू पे उन्होंने, साजिद खान 7-8 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। तो आप समझते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस, जैसे कामरान गुलाम भी तकरीबन 11 साल से, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस जो है वो टेस्ट क्रिकेट में काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल काम आता है। और आप देखिए कि ये शुरू में भी एक तनकीद ये हो रही थी कि
बाबर आजम हो, शादाब हों और मुख्तलिफ लोग हों, उनका फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अब 7-8 मैच खेले परफॉर्मेंस पे तो ये अब देखिए ये प्रेशर जो है 4 डे मैचेस खेलने की जो एक तजुर्बा है जो कायदे आज़म ट्रॉफी का, ये काम आ रहा है और हमें नज़र आ रहा है कि ये प्लेयर्स कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अंडर प्रेशर भी। साजिद खान अभी आप देखिए वो बैटिंग में कितना अच्छा कर रहे हैं, नोमान इतने प्रेशर में उन्होंने बैटिंग की। तो मैं ये इसको बहुत सराहूंगा कि आकिब जावेद साहब ने एक बिल्कुल उनको ब्रेन वेव आई जिसमें उन्होंने एक बिल्कुल अमल किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े नामों को ड्रॉप किया, उन्होंने पिचेस को एक स्पिन जो हमारी पहले एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी उसको दोबारा वापस लाए और फिर पिंडी के पिच को भी बहुत टेक्निक से उन्होंने एक पिच ऐसा बनाया। पिछले 4-5 साल से तो पिंडी टेस्ट पिच की ये रेपुटेशन थी कि सीमर्स या फिर ये कि रन्स काफी स्कोर होते थे, लेकिन उसको स्पिन पिच में कन्वर्ट किया तो वो स्ट्रेटजी पे ऑफ कर रही है। मैं उसको बहुत सराहूंगा। देखिए एशिया में रिशाद साहब, लेकिन अभी जो एक टेस्ट मैच कल खत्म हुआ है बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश ने 3 स्पिनर्स खिलाए अपनी टीम में, तैजुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज और नईम हसन। अगरचे बांग्लादेश हार गया वो 7 विकेटों से। अभी इंडिया का जो टेस्ट मैच हो रहा है न्यूजीलैंड से पुणे में, उसमें इंडिया ने 3 स्पिनर्स खिलाए। उन्होंने रविंद्र जडेजा को खिलाया, रविचंद्रन अश्विन को खिलाया और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया। तो अब देखा जाए तो एशियाई टीमें अपनी पिचेस के मुताबिक अपनी टीम का सिलेक्शन कर रही है और स्पिनर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। और मिर्जा ये बात भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि देखिए वो जो प्लेयर्स उनके यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको वो चांस दे रहे हैं। जो बांग्लादेश की टीम यहाँ पे आई थी उसमें कई नए खिलाड़ी थे और तकरीबन सब ने परफॉर्म किया। नाहिद राना ने और उसके बाद हसन महमूद कितना बेहतरीन, उन्होंने आगे भी कंटिन्यू किया अपना परफॉर्मेंस। तो वो मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मर्स हैं उनको लाएं। अब एक पाकिस्तान के ऊपर तनकीद हो रही है, पाकिस्तान मुसलसल टेस्ट मैचेस हारता चला जा रहा था, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो आकिब जावेद ने जो फ़र्क मैं समझता हूँ कि वो लाए हैं और उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उससे ये फ़र्क डाला है कि वो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को जो एक्सपीरियंस लोग थे जो पाकिस्तान के लिए मैच विनर साबित हुए उनको मौका दिया। तो डेफिनेटली ये तो बहुत मैं इसको सराहूंगा। अब कामरान गुलाम को जिस तरह उन्होंने चांस दिया, उन्होंने डेब्यू में सेंचुरी कर दी, और ये नोमान अली और साजिद खान को बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल ही इनको भुला दिया गया था, साइड लाइन कर दिया गया था। साजिद खान ने टेस्ट मैच सिडनी में खेला था इस साल के शुरू में, उसके बाद से वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में नहीं थे। नोमान अली ने गुज़िश्ता साल मार्च में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट खेला। ऑस्ट्रेलियन सीरीज से पहले नोमान अली अनफिट हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं सोचा गया उनके बारे में, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं जो डिसीजन लिए गए वो बोल्ड डिसीजन से और दोज डिसीजन हैव पेड ऑफ। जी हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि तकरीबन 100% पे ऑफ कर गए। और आप देखिए कि जो उसकी मैं आपकी बात कर रहा हूं कि जिसमें कोई अनचेंज 11 खेला करती थी, बाबर आजम वगैरह, जिसमें सब में तो उसकी जो उनके जो प्लेयर्स अभी तक हैं, मैं कहूंगा कि बाकियात जो उनकी हैं वो अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक फेल हो रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक फेल हो रहे हैं और इस तरह। तो वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा एक बोल्ड डिसीजन था कि नसीम शाह को भी उन्होंने बिठाया, शाहीन शाह अफरीदी को भी बिठाया। ये नाम यकीनन बड़े हैं लेकिन पाकिस्तान को मैच नहीं जिता रहे। ये फर्क है कि जो ये लोग इन्होंने ट्राई किया, इन्होंने पाकिस्तान को मैच जिताए हैं। ये बड़ा एक डिसाइसिव एक एज है जो मैं समझता हूँ आकिब की वजह से डेफिनेटली आया है। आकिब जावेद को डेफिनेटली इसको सराहना चाहिए कि उन्होंने आके और यानी फर्स्ट टेस्ट के बाद जो पाकिस्तान हार चुका था इतनी बुरी तरह से, उसके बाद एकदम से टर्न अराउंड करना कुछ ही दिन में, तो ये रिमार्केबल है डेफिनेटली मैं समझता हूँ बहुत। पाकिस्तान ने आज जिस तरह से बैटिंग की उसके हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं कि सऊद शकील ने 134 रन बनाए, चौथी सेंचुरी उनकी टेस्ट क्रिकेट में। वरना ऐसा लग रहा था कि 150 के अंदर अंदर पाकिस्तानी टीम आउट हो जाएगी जब 7 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर ने मुल्तान में भी और यहाँ पर भी रन किए। एक पैकेज आपको दिखाते हैं, ये पैकेज पाकिस्तान की इनिंग से रिलेटेड है कि ये टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो लग तो यही रहा है कि कल ही ये खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं आप, ये चौथे 5वें दिन जाएगा नहीं जाएगा? हाँ नहीं जनाब, कल गालिबन चौथा दिन है तो होगा या तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, कल तीसरा दिन है। हाँ तो ये मुझे लग रहा है कि मतलब लंच तक मुझे लग रहा है कि खत्म हो सकता है क्योंकि ये, लेकिन आप देखिए ये बाज क्रिकेटर्स ने इनकी जो बेसबॉल क्रिकेट है उसमें तनकीद भी की है कि हर हालत में उसी तरह से खेलना। हाँ बिल्कुल, वो मतलब कभी ना कभी आपको सर्कमस्टेंसेस आज भी देखना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ। और कोई वो नाइट वॉचमैन नहीं भेजते, वो अपने रेगुलर बैट्समैनों को भेजते हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने, जो बड़ी टेक्निकल चीजें डिस्कस करते हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई।
सबसे पहले तो ये बताइए कि वो जादू चल गया पिच को, जो हमने तब्दील किया था, हमारे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया और आप देखें कि 10 विकेटें पहली इनिंग्स में स्पिनर ने ली और अब 3 विकेटें इस इनिंग्स में। तो आप क्या समझते हैं कि स्पिन ट्रैक बनाकर हमने इंग्लैंड को जेर तो कर लिया है, पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं अब्दुल रऊफ? देखिए, मेरा ख्याल है कि 2 ही प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिस स्पिन ट्रैक पे जो आपके साउथ शकील हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। आज देखें कि मेरा ख्याल है कि बॉलिंग से ज्यादा जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी की है नुमान ने और साजिद ने, और स्पेशली अगर वो 50-60 रन की लीड की टीम ले जाती तो वो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती थी। मगर जिस तरह की बैटिंग की है नुमान अली ने और साजिद खान ने, वो मेरा ख्याल है कि एक्सेप्शनल बैटिंग है। और जिस तरह उन्होंने साउथ शकील का साथ दिया, जिस तरह पहले नुमान ने सेंचुरी करवाई है और उसके बाद जो हिटिंग की है साजिद ने और कम्प्लीटली एक जो मैच की ग्रिप थी वो इंग्लैंड के हाथ से निकलवा के पाकिस्तान के हाथ में दे दी, तो मेरा ख्याल है कि कम्प्लीटली उन्होंने डोमिनेट किया और आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। मगर इसमें एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे ये एक तो करंट फॉर्म में है, परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, उसके बाद सुपर फिट है, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं दोनों, मगर इनको 2 साल से बगैर वजह के पाकिस्तान के स्क्वाड से क्यों निकाला गया था, क्यों इनको डिस्कार्ड किया गया था और ऐसे प्लेयर्स को क्यों इनकी रिप्लेसमेंट से खिलाते रहे हैं जिनकी ना फिटनेस थी, ना फॉर्म थी, ना परफॉर्मेंस थी, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान टीम को चिमटे रहे इतनी शिकस्त के बावजूद। नहीं, आपको याद होगा अब्दुल रऊफ, अजहर महमूद जो असिस्टेंट कोच है, उन्होंने मीडिया से बात की थी बांग्लादेश के खिलाफ जब टेस्ट हो रहा था रावलपिंडी में। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है कि जो 20 की 20 विकेटें ले सकें। इकबाल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जब इस तरह के लोगों को आप इतने बड़े ओहदे देंगे और बगैर छानबीन के, इसीलिए मैं बार बार बात करता हूं कि जो आपके आर अथॉरिटीज होते हैं उनके डीप रूट्स होने चाहिए सिस्टम के अंदर, ताकि वो उनको प्लेयर्स का भी पता हो और उनको जो मैनेजमेंट है उसका भी उनको आइडिया हो कि वो कितना ज्यादा नॉलेज रखते हैं और कितना ज्यादा डीप उनका नॉलेज है क्रिकेट के बारे में। तो ये लोग इस एसी रूम में बैठे रहते हैं, वहां से टीम सेलेक्ट कर देते हैं, वहां से ये टीम खिला देते हैं, ना इनको पिच रीड करनी आती है, ना इनको पिच बनानी आती है, ना इनको टीम सिलेक्शन करनी आती है, ना इनको टीम खिलानी आती है, ना इनको प्लान करना आता है, ना इनको एग्जीक्यूट करवाना आता है। मगर उसके बावजूद ये सालों से पाकिस्तानी टीम के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चिमटे रहे हैं। तो यही हम बात करते हैं कि जो आपके जो जेन्युइन नॉलेज वाले लोग हैं, जिनको डीप नॉलेज है सिस्टम का, उनको साथ रखना चाहिए, तो पाकिस्तान की रिजल्ट अच्छे आएंगे। एक और चीज अब्दुल रऊफ के, चले यहाँ पर हम अल्लाह करे कल टेस्ट मैच जीत जाएं, चांसेस बहुत रोशन है, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर, अगर हम अपने मुल्क की विकेटों पर स्पिन ट्रैक पर, तो हमारे बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते हैं। आप तवक्को रखते हैं कि सऊद शकील ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी ट्रैक पर तेज बॉलिंग के खिलाफ इसी तरह की बैटिंग करेंगे, और आप तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स वनडे, क्योंकि शुरू में 3 वनडे 4 नवंबर से पहला वनडे मेलबर्न में हो रहा है, तो आप समझते हैं कि वहां पर कंडीशंस डिफरेंट होंगी यहाँ के मुकाबले में, कैसे एडजस्ट करेंगे ये लोग वहाँ? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर अगर आपने नंबर 1 टीम बनना है, अगर फर्स्ट 5 में आपने आना, तो आपको हर तरह की कंडीशन से आमांग होना पड़ेगा और हर तरह की जो आपको कंडीशन मिलेंगी उनके मुताबिक आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पर अपनी फेस सेटिंग के लिए इस तरह की पिच बनवा के और उस पर एक 2 मैचेस जीत गए और उसके बाद फिर पूरा साल आप हारते रहें। फिर आप देखें कि आपकी जो पोजीशन है वो T20 में भी 7वें नंबर पे आ गई है, फिर आपकी वनडे में भी 8वें नंबर पे है, स्टेटस रैंकिंग में आप सबसे बॉटम पर चले गए थे। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप हर तरह की कंडीशन से आप यूज टू नहीं होंगे, और उसके बाद फिर सबसे जो बेसिक चीज ये है कि आपकी बेंच पावर आपके पास होनी चाहिए, आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान होना चाहिए। और एक और चीज बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज इकबाल भाई इसमें मैं मेंशन करूंगा कि जिस तरह अभी इमर्जिंग कप हुआ, क्योंकि ये जो सेकंड स्ट्रेंथ होती है ना आपकी, अभी आपको मैं कता कलामी होती है, आपको खबर दे दूं, पाकिस्तान को 7 विकेटों से श्रीलंका ने हरा दिया है सेमीफाइनल में, और उमैर बिन यूसुफ वाहिद थे जिन्होंने 60 ऑड रन बनाए। पाकिस्तान 135 रन बना सका और श्रीलंका ने जो है वो स्कोर बआसानी पूरा कर लिया। तो आप इसको कैसे भी देखते हैं, ये भी बताइएगा इमर्जिंग। बिल्कुल इकबाल में इसी तरफ आ रहा था। देखिए, इमर्जिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो यंग उभरते हुए लड़के हैं, आप उनको चांस से, जो आपके न्यू कमर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया या जो अंडर 19 से आए हैं या लिस्ट ए के हैं, ये नहीं कि आपके 5-5, 6-6 साल से जो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है, जो पाकिस्तान टीम से डिस्कार्डेड है, आप मुझे बताएं कि आपकी इंडियन टीम के एक लड़के का मुझे नाम बता दें जो इंडियन टीम में रेगुलर प्लेयर हो 5 साल से और उसको इमर्जिंग टीम में भेजा हो, या मुझे बांग्लादेश का कोई एक बता दें, या श्रीलंका से मुझे कोई बता दें जिनके इमर्जिंग में भेजा हो। आपने 6 बंदे भेज दिए इमर्जिंग टीम में जो 6 साल से पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं,
शान वाधवानी 5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, हैदर अली 6 साल से आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो बाकी लड़के हैं, जिस तरह वो आपके कैप्टन और बाकी लड़के हैं, तो आप इनको 5-6 बंदे आपने पकड़ के भेज दिए 5-5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ, उनको इमर्जिंग का नाम दे के पाकिस्तान टीम के साथ भेज दिया। तो ये चीजें रॉन्ग है ना। ये चीजें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप यंग बच्चों को चांस नहीं देंगे। आप देखिए वहां पर इरफात मिनाज ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। उसी इरफात मिनाज ने जिसको आपके शान मसूद ने कराची किंग्स की जानिब से एक मैच भी खेलने का अपॉर्चुनिटी नहीं दी PSL में। तो फिर इस तरह डेवलपमेंट आपकी नहीं होगी, फिर ये आई वाश ही होगा जितना मर्जी। एक और चीज, आप कप्तान की बात कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस के लिए तो एक बड़ी लॉबी काम कर रही है कि उनको T20 का कप्तान होना चाहिए। आज भी वो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए, 4 में से 3 इनिंग्स में वो नाकाम रहे। और वो जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, जाने से पहले उन्होंने कहा मैंने लड़कों को कह दिया इंडिया के हवाले से, इंडिया के मैच के हवाले से कोई बात नहीं करनी। उससे पहले आपको याद होगा चैंपियंस कप में वो एक टीम के कप्तान थे, उन्होंने कहा हमें खुशी है कि हम हार गए। फिर उन्होंने अभी वहाँ पहुँचकर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमारे खिलाड़ी तो 30-40 मैचेस खेले हुए PSL के, और उनके प्लेयर जो इंडिया के हैं वो 250-260 मैचेस खेले हुए। तो इस तरह से इन लोगों को जो लोग इनको अपॉइंट करते हैं, क्या वो सोचते नहीं है अब्दुल रऊफ? देखिए इकबाल भाई, वो लॉबी बनाते हैं और लॉबी सिस्टम से अपॉइंट होकर आ जाते हैं, क्योंकि ना तो साइकोलॉजिकल इनकी अपब्रिंगिंग की जाती है, ना इनको एजुकेट किया जाता प्रॉपरली, और ना इनको मीडिया हैंडलिंग चाहिए जाती है, ना इनको कप्तानी के रमूज़ और असरात से वाकिफ किया जाता है। और फिर कोई लॉबी बनाते हैं और फिर उठाकर भेज देते हैं और आगे जाकर पाकिस्तान के ये इस तरह के ऊट पटांग किस्म के बयान देते हैं और वो जो पाकिस्तान की बदनामी का बात बनते हैं। बेसिकली तो इनको होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये भी 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। हाँ। और काफी अर्से से ये पाकिस्तान टीम के साथ रहे। तो इमर्जिंग में क्या करने गए हैं? जमान खान इमर्जिंग में क्या करने गया? आपका वो अब्बास अफरीदी इमर्जिंग में क्या करने गया है? ये हैदर अली है आपका, ये बाकी प्लेयर, ये किस तरह इमर्जिंग में जा सकते हैं? मुझे बताया ना 5-5 साल से ये टीम के साथ हैं। तो आपने फेस सेमिंग के लिए भेजा कि शायद आप इनको भेज के 5-6 बंदों को तो आप एक टूर्नामेंट जीतने और आपको आई वाश हो जाए और आपकी फेस सेमिंग का मौका मिल जाए। तो इस तरीके से सिस्टम आपका कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे। अच्छा, एक चीज चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगा, क्या समझते हैं कप्तान कौन होगा व्हाइट बॉल क्रिकेट का? रिजवान का नाम आ रहा है, उनकी शायद मीटिंग भी शेड्यूल थी चेयरमैन के साथ। बाद लोग तो बाद हल्के यही कह रहे हैं कि रिजवान होगा। आप समझते हैं कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई आदमी आ सकता है? देखिए इकबाल भाई, बात यह है कि रिजवान को होना चाहिए। देखें, आप मेरिट से कैप्टन बनाए, आप क्यों, मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसका जो अमला है वो रिजवान से क्यों डरता है। तो जब उसका उसने वनडे में पाकिस्तान का वो लीडिंग रन स्कोर हो रहा है T20 में, टेस्ट क्रिकेट में, तो आप उसको, अगर उसका राइट है, उसको डेवलपमेंट काम करना आता है, उसको यंगस्टर है, यूथ है, उसको साथ लेकर चलाना आता है। PSL ने बड़ी उसने अग्रेसिव और अच्छे तरीके से कैप्टनसी की, और जितना उसने बेंच का टेस्ट एंड ट्राई किया, और उसके बाद उसने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि जब आपके पास ऐसा बंदा है तो आप उसको। लेकिन अब्दुल रऊफ 5-6 दिन के बाद टीम को रवाना होना है ऑस्ट्रेलिया, 3 वनडे 3 T20, उसके बाद जिम्बाब्वे जाएंगे, 3 वनडे 3 T20। अभी तक तो ऐलान ही नहीं हुआ है, कप्तान का ऐलान नहीं हुआ, टीम का ऐलान नहीं हुआ। आप नहीं समझते कि जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि लोगों के जहनों में जो भी खदशात है वो खत्म हो? बिल्कुल होना चाहिए। और ये स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड इसी तरीके से फैसले करते हैं। बहुत अच्छा पहले वो अपनी टीमों को अनाउंस कर देते हैं किसी भी सीरीज या किसी भी इवेंट से पहले, मगर जो वीक लोग होते हैं वो अपनी साजिशों में लगे रहते हैं और अपनी लॉबीज में लगे रहते हैं। उस चक्कर में वो टीम का ऐलान भी लेट करते हैं और फिर उसके एडवर्स जो रिजल्ट निकलते हैं आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जो वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, क्वालिफाइड कोच हैं और अभी स्पोर्ट्स एजुकेशन में भी कर रहे हैं, पहले भी एक मास्टर्स कर चुके हैं। वो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रिशाद महमूद साहब से मजीद बात करेंगे, ये इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या टीम होनी चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ से। आज दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ है रावलपिंडी टेस्ट के और इंग्लैंड की टीम को पहली इनिंग्स में 77 रन की बरतरी पाकिस्तान ने हासिल की और इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 77 रन के खसारे में थी और आज खेल के अख्तिताम तक उसके 3 बैट्समैन आउट हो चुके थे और बज़ाहिर यही लग रहा है कि कल पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा अगर कोई मौजज़ा नहीं हुआ। रिशाद साहब, उस पर टेस्ट मैच पे तो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो इमर्जिंग की बात कर रहे थे अब्दुल रऊफ कि आपने
अब्बास आफरीदी पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ गए, उनको आपने डाल दिया। आपने शाहनवाज दहानी को खिलाया हुआ है और कौन जमान खान को आप लेकर चले गए, मतलब जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं सीनियर टीम को, और फिर 6-7 और फिर ये अपना मोहम्मद हारिस 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। तो आप समझते हैं कि इमर्जिंग कैटेगरी में एटलीस्ट वो प्लेयर्स होने चाहिए कि जिनका मुस्तकबिल रोशन हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि गलत फैसला है, और जो नजर आ रहा है पाकिस्तान हार रहा है मुसलसल। और दूसरे ये आप देखिए कि इंडिया जो बड़े मैच थे, इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान जिस तरह से हारा है मैच, तो वो ये और फिर इस तरह के दावे करना जो ये हारिस करते रहे, तो वो उनका अपना परफॉर्मेंस नहीं है, ही इज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो इससे क्या वो नतीजा निकल रहा है। तो उसमें ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि आप जिस अभी आपने बताया कि श्रीलंका की टीम, जो कि हमारा ये अंदाजा होता है कि उनके इमर्जिंग प्लेयर शायद हमारे इमर्जिंग प्लेयर से बहुत बेहतर तो नहीं होंगे, लेकिन ये कि कैसे वो हरा दिया उन्होंने इस तरह से 7 विकेट से, तो ये पाकिस्तान के लिए शर्म का मकाम है। जबकि पाकिस्तान के 6-7 खिलाड़ी इतने एक्सपीरियंस भी वहाँ गए हुए, तो ये बिल्कुल आपकी बात इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं सीनियर टीम को। जी हाँ, और ये देखिए इस टूर्नामेंट का नाम है इमर्जिंग प्लेयर्स, तो ये तो उसकी नफी कर रहे हैं कि अगर ये इमर्जिंग प्लेयर्स अगर नहीं 6 से 7 साल से खेल रहे हैं, तो आप नए खिलाड़ियों को चांस दें। और बिल्कुल आपने सही कहा, अंडर 19 से लड़के ऊपर आ रहे हैं, उनको चांस दें। रऊफ ने भी बहुत सही बात की कि भाई जब तक आप नए खिलाड़ियों को, जो इमर्जिंग टैलेंट है, उसको नहीं चांस देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि किस तरह की सलाहियतें हैं उनमें, किस तरह की। तो ये बिल्कुल, और बांग्लादेश और टीमों का भी उन्होंने मिसाल दी कि उसमें तो अब कोई खिलाड़ी ऐसा नोन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेहतर। इवन इंडिया ने भी ये कोई ऐसे अपने नए लड़के भेजे। बिल्कुल एक और चीज रिशाद साहब, जो अभी इन्होंने आकिब जावेद ने डिसीजन लिया, 2 टेस्ट मैचेस के लिए ड्रॉप किया बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, इसको आप कैसे देखते हैं और आप समझते हैं कि ये तीनों खिलाड़ी वापस आ सकते हैं वनडे या T20 की टीम में, जो मुश्किल दौर है ऑस्ट्रेलिया का? जी हाँ जी, मुझे लग रहा है कि ये वापस आएंगे इस दौरे के लिए, तो ये होंगे यकीनन। लेकिन ये इंडिकेट किया जा रहा है कि जिम्बाब्वे का जो दौरा है उसमें इनको शामिल नहीं किया जाएगा, यंगस्टर्स को देंगे। जी हाँ, मैं इस मूव को बहुत ज़बरदस्त मूव कहूँगा, बड़ा बोल्ड मूव था। जो उसके बाद फिर कुछ इंग्लैंड के जो खिलाड़ी आए हुए हैं, फॉर्मर प्लेयर्स, उन्होंने तनकीद भी की। यहाँ पे हमारे यहाँ रमीज़ राजा वगैरह ने तनकीद भी की कि भाई बाबर आजम जैसे खिलाड़ी। लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ के शुरू में ज़हीर अब्बास साहब का एक स्टेटमेंट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए। उन्होंने कहा एक ऐसा आदमी क्या फायदा, जबकि 18 इनिंग में फेल हो रहे हैं, तो सिर्फ नाम पे तो नहीं खेल सकता कोई इंसान, आप परफॉर्मेंस दें तो फिर खेलें। तो वो बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट था ज़हीर साहब का, वो हमने लीड में भी छापा था, अखबार में भी। तो वो ये बिल्कुल सही बात है, कोई खिलाड़ी अपने सिर्फ नाम पे नहीं खेल सकता। तो बाबर को वैसे भी रेस्ट देने की जब भी बात होती थी, या और खिलाड़ियों को, शाहीन को, उसमें एकदम से तनकीद शुरू हो जाती थी कि नहीं। और किसी छोटी सीरीज में भी ये प्लेयर्स जिम्बाब्वे हो, हर टीम के खिलाफ खिलाते थे, हर टीम के खिलाफ खिलाते थे, बांग्लादेश हो, जिम्बाब्वे हो, तो वो चीज देखिए बैकफायर कर गई बड़ी बुरी तरह से। और एकदम से वो चेंज नजर आया कि जब दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, डेफिनेटली बहुत बहुत फर्क पड़ा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब के साथ शो में आपको खुशामदीद कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के हवाले से। कल लगता यही है कि तीसरे दिन ये टेस्ट मैच अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। रिशाद साहब, इस विक्ट्री से, सीरीज़ की विक्ट्री से, पाकिस्तान 6 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट हारा, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 बांग्लादेश के खिलाफ, 1 इंग्लैंड के खिलाफ। आप समझते हैं ये मोरल बूस्टिंग होगी सीरीज विक्ट्री पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान सीरीज जीतता है? जी हाँ, बेइंतहा होगी। और मैं समझता हूँ कि हमारी कौम भी जिस तरह से क्रिकेट से जुड़ी रहती है, बददिल हो गई, तो बहुत बददिल हो गए। तो बहुत से मैं खुद जानता हूँ लोगों को जो क्रिकेट के दीवाने थे, लेकिन उन्होंने वाकई टीवी बंद कर दिए। उन्होंने कहा हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह से हार रहे हैं पाकिस्तान, जिस तरह से हार रहे हैं, वो बड़ा मैटर करता है कि भाई कोई फाइट नहीं लग रही है, कोई हर मरतबा एक तीसरी चौथी इनिंग में जिस तरह ढेर हो रहे थे, तो वो उस सारे अप्रोच से एक मुख्तलिफ अप्रोच सामने आई है। पाकिस्तान की डेफिनेट उम्मीद पैदा हुई है, इंग्लैंड को हराया है और ये टेस्ट मैच जीतेंगे तो सीरीज जीत जाएंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बूस्ट है, बड़ा मेजर बूस्ट है। और मैं समझता हूँ इंग्लैंड की जो एक बीच में बात हो रही थी बेसबॉल क्रिकेट की, देखिए एक ज़माने में ये था कि इंग्लैंड की टीम दुबई और अबू धाबी में रुकती भी आती थी, वहाँ वो स्पिन पिचेस पे प्रैक्टिस करके यहाँ पे आते थे और वो उनको एक अच्छे खासी हेल्प मिलती थी यहाँ पे। यहाँ इस वक्त ये लग रहा है कि बिल्कुल ये इक्विप्ड नहीं है स्पिन खेलने के। जो रूट जैसा तजुर्बेकार आदमी जो है, जब वो
सही मानों में स्पिन के पिचेस मिले तो वो भी स्कोर फंस नहीं रहा है, कर पा रहे हैं, वो फंस रहे हैं। तो ये चीज़ एक रिफ्लेक्शन है, उनको ये देखना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स को स्पिन पे भी बेहतर कारकर्दगी पेश करनी लेकिन चाहिए। उनके एक खामी देखने में आई है कि वो डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये दे यूज्ड टू प्ले अटैकिंग क्रिकेट, वो अटैकिंग शुरू से अटैक करते हैं। विकेटें भी गिरी हुई, कल आप देखें पहले सेशन में 5 विकेटें उनकी गिर गई थी, और फिर उसके बाद जिस तरह की बैटिंग की जेमी स्मिथ और एंडी एटकिंसन ने, तो उससे तो यही लग रहा था वो सीधे बल्ले से खेल लेते, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और उन्होंने हेड डाउन करके खेला और उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। तो ये आखिर उनके, ये क्या उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि जाते ही मार दाड़ शुरू कर दो? जी हाँ, देखिए ये पिछले साल इंडिया में भी स्टोक इंडिया 4-1 हारे थे, टेस्ट सीरीज 4-1 हारे थे, उसमें बहुत ज्यादा जीते थे ये और 4 हार गए थे। 4 हार गए थे। उसमें माइक एथर्टन वगैरह ने इन्होंने बेइंतहा तनकीद की थी। उन्होंने कहा था भाई ये बेसबॉल क्रिकेट और दोनों एक ही मिजाज के लोग हैं, स्टोक्स और मैकलम जो है उसमें जारहाना क्रिकेट। लेकिन अब ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है, वो उसका फुकदान नजर आ रहा है। बेन डकेट एक बहुत मारने वाले खिलाड़ी है, लेकिन इस इनिंग में आप देखिए इस तरह वो आउट हो गए। तो ये हर वक्त वो स्ट्रेटेजी नहीं चलती, कहीं आपको इससे काम लेना पड़ता है कि अच्छा डिफेंस करें, आप काफी देर तक विकेट पे रहें तो फिर रन आते हैं। तो लेकिन ये एक मुझे लग रहा है कि बेसबॉल क्रिकेट वैसे बड़ा एकदम से नाम आया बहुत जबरदस्त, लेकिन अब इनकी ये जिसे कहते हैं ना कि खामियां नजर आ रही हैं कि ये हर तरह से हर कंडीशन में ये क्रिकेट कामयाब नहीं है। अपने मुल्क में तो कामयाब है, लेकिन बाहर जाके जैसे एशियाई विकेटों पे इंडिया ने हराया, पाकिस्तान ने हराया, तो उस पे बहुत बहुत शुक्रिया रिशाद साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद की। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।